हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत ज्यादा कहने पर आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बायोलॉजी का न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और पेपर को देखेंगे जो आपका सेम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी में भी हमने आपको भी पहले भी बताया था कि बायोलॉजी फिक्स होता है। जिस तरह हिंदी में आपके फिक्स होते हैं, यही क्वेश्चन आने हैं, कुछ उसी तरीके से आपका बायोलॉजी भी होता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, तो भैया 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के मिल ही जाएंगे हर एक स्टूडेंट को। भाई किसी को अगर कम मिलते हैं तो 28-29 तक बस 1-2 नंबर कटेगा, नहीं तो पूरे के पूरे मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भैया एक और बायोलॉजी के पेपर को। इससे आइडिया लग जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों को कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। भैया आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होगा भैया वो 70 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि हमने बताया ना 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है बच्चों, ठीक 2025 के लिए। बाकी आपका ये पेपर सेट का नंबर दिया रहेगा और यहां पर आपका ये रोल नंबर फिल करना है, नाम यहां पर फिल करना है, ठीक है। तो हूबहू सेम पैटर्न आपका इसी तरीके से रहेगा। समय भैया आपका जो है वो 3 घंटे 15 मिनट हर एक पेपर के लिए जो निर्धारित होता है वही दिया रहेगा। चलिए देखते हैं भैया, बहुविकल्पी प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी में आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे जो कि काफी आसान होते हैं, सबके सब करने लायक होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से भैया मतलब किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए शुरू करते हैं कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि टेपिटम परत का कार्य होता है, ठीक। तो भैया टेपिटम का क्या कार्य होता है ये पूछ लिया गया है। इसको वैसे भी पूछ लेता है, टेपिटम जो कि परागकोश की भीतरी सबसे भीतरी परत होती है, तो टेपिटम का कार्य क्या होता है ये पूछा है। पहला विकल्प है भैया पराग कणों का पोषण, दूसरा है पराग कणों का निर्माण, तीसरा है भैया अंतः स्तर जिसको एंडोथीलियम कहते हैं इसका निर्माण, या फिर चौथा ऑप्शन है पराग कणों को नष्ट करना। तो भैया टेपिटम का कार्य क्या है, ये पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आई बात समझ में। तो पराग कणों को पोषण कर देना और साथ ही यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का भी स्राव होता है, ये टेपिटम का कार्य होता है, ठीक है भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक अपरदहारी है। इसको हम बहुत पहले भी करवा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा एक अपरदहारी है। अपरद का मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, मिट्टी होता है, मिट्टी हारी यानी मिट्टी का आहार कौन करता है, अब तो समझ गए होंगे। विकल्प है भैया केचुआ, या फिर बच्चों पक्षी, या फिर मेढक, या फिर हाथी। तो भैया मिट्टी का सेवन कौन करता है, मिट्टी को खाने वाला कौन है बबुआ, तो वो है केचुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू जिसको अपन हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, डेंगू बुखार का वाहक कौन है, यानी किसके कारण भैया ये फैलता है। विकल्प है एनाफिलीज, या क्यूलेक्स, या एडीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, तो इसमें हो जाएगा एडीज, ठीक है, एडीज। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमने आपको बताया था सब में अगर हम बात करें भैया तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, इसके द्वारा यानी इसका संक्रमण होता है, फैलता है। और उसके बाद भैया डेंगू का, तो डेंगू का होता है मादा एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी के द्वारा। बाकी भैया आपका बात कर ले जो हाथी पांव है जिसको फील पांव कहते हैं, हाथी पांव, तो हाथी पांव जो होता है भैया ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। तो भैया सबके याद रखना, मतलब सबके सब याद रखना बच्चों, ठीक है, कि भाई मलेरिया में मादा एनाफिलीज, डेंगू में मादा एडीज इजिप्टी, हाथी पांव या फील पांव जिसको बोलते हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। तो भैया विकल्प हमारा हो जाएगा एडीज। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बबुआ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है
कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्थान से काटने का काम करता है। पहला विकल्प है भैया पॉलीमरेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, तीसरा है भैया एक्सोन्यूक्लियस, चौथा है भैया लाइगेज। तो बच्चों एंजाइम को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को बोलते हैं आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। और भैया इसका जो लाइगेज होता है इसका काम जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका काम जोड़ने के लिए होता है, याद रखना। तो काटने के लिए भैया कौन होता है, तो मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से 4 आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं। आई बात समझ में बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो होगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न जिसको अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भैया 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी बड़ा ही आसान होगा, तो 5 और 4 9, तो ये भैया क्योंकि ये भी एक नंबर वाला ही क्वेश्चन होगा, तो 9 क्वेश्चन तो यूं समझिए मिलाकर के बहुविकल्पी, और ये 9 क्वेश्चन तो एक नंबर वाले होंगे भैया। जैसे क्वेश्चन है कि जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो भैया हॉट स्पॉट, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट कहते हैं। तो हॉट स्पॉट होता क्या है, तो देखिए तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता बहुलता में पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है भैया, यहां पर भाई मानवीय हस्तक्षेप पे अगर हम बात करें तो इनके प्रति सहज बनाया जाता है। कहने का मतलब जहां पर इनको अच्छी तरह से संरक्षित रखा जा सके, ठीक है। और जैसे भारत में भी अगर हम बात कर लें तो हॉट स्पॉट के नाम पूछ लेता है। तो पहला है भैया पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय ये भी एक हॉट स्पॉट है, मतलब तप्त स्थल है। दूसरा है भैया पश्चिमी घाट, क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट है भैया। उसी एक और है तीसरा, ठीक, इंडो बर्मा, क्या है बच्चों, इंडो बर्मा। ये वही हॉट स्पॉट हैं भारत के, ठीक है, तप्त स्थल। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो भैया गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन भाई सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें होता है विटामिन ए। कौन सा भैया, विटामिन ए। तो विटामिन ए का ये प्रमुख स्रोत होता है गोल्डन राइस। अगर इसी में प्रोटीन पूछता तो इसमें भैया बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन की अधिकता होती है। अगर प्रोटीन पूछ लेता तो भैया ये है, ठीक। और 24 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि मानव वृषण में सार्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है। तो भैया सार्टोली जो कोशिकाएं होती हैं वृषण में होती हैं, इनका कार्य क्या है। तो भैया इनका कार्य है पहला कि शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, और इसके अलावा दूसरा है भैया टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, हार्मोन्स का स्राव, हार्मोन्स का स्राव, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव करना, ये सार्टोली कोशिकाओं के कार्य हो जाते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, मनुष्य में कितने होते हैं भैया, तो 23 जोड़ी, या फिर अपन कह सकते हैं 46, 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो भैया पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने, कहीं कहीं एलेक लिखा होता है, कहीं कहीं अलेक लिखा होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बाकी बच्चों कभी कभार जैसे चेचक के टीके का खोज पूछता है तो उसमें एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, उसको भी बहुत पूछता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन, अब लघु उत्तरी जो पार्ट 1 होगा ना भैया, यहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लघु उत्तरी पार्ट 1। अब लघु उत्तरी जो होगा ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला होगा,
ये लघु उत्तरी जो फर्स्ट पार्ट होगा ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला, ठीक है। चलिए, जैसे मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बना देना है, तो भैया आपने पढ़ा है कि इस तरह से जो क्या कहते हैं फिगर बनता है। अब यहां पर हम क्या बनाएं, ठीक है, इस तरह से, ऐसे यहां पर इस तरह से होता है, बाकी यूं होता है ना। जो चित्र वाली वीडियो है देख लेना, उसमें अच्छे से समझाया है। तो भैया इस तरीके से फिगर जो होता है वो आपको बता देना है, बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है बच्चों। अब प्रभाविता का नियम हमने बहुत अच्छे से समझाया है, जितने भी नियम हैं अगर आपको याद हो तो भाई प्रभाविता का नियम क्या होता है कि मेंडल ने जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का, भैया क्या मतलब, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी होते हैं और जो नहीं दिखाई देते हैं अप्रभावी होते हैं, और जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण के गुणों को दबा देता है। जैसे भी हमने बताया भी था भैया 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कि जैसे शुद्ध मटर के शुद्ध लंबे पौधे और उसके बाद भैया शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे के बीच में अगर भैया संकरण कराया जा रहा है तो इनमें अगर हम संकरण कराएं तो संकरण के बाद भैया जो यहां पर संतानें होंगी वो सभी संतानें संकर लंबे होंगे, यानी यहां पे बौने के लक्षण बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है, ये संकर लंबे होंगे। अब इसमें बच्चों जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है ये हैं क्या बच्चों, तो यहां पर अब की बार जो कैपिटल टी है भैया ये क्या है, ये प्रभावी को दर्शा रहा है, ठीक, और ये अप्रभावी को दर्शा रहा है। मतलब भैया ये F1 पीढ़ी कहलाती है। F1 पीढ़ी में केवल और केवल लंबे वाले लक्षण होंगे, लेकिन जब फिर से इन्हीं में स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तब जाकर के भैया इसमें लंबे बौने संकर सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो जाता है प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु कूट और प्रथम एमिनो अम्ल का नाम लिखना है। तो भैया कूट तो AUG होता है और उसके अलावा एमिनो अम्ल का नाम होता है मिथियोनीन, कहीं कहीं मिथियोनाइन लिखा होता है, ठीक, ये एमिनो अम्ल होता है, ठीक है भैया, आई बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन जो घा है यहां पर क्या बोल रहा है कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए भैया बीटी फसल तो पढ़ा है लेकिन बीटी कपास यहां पर पूछा है। अब बीटी कपास होता क्या है, हमने बताया है कि अगर बीटी बैंगन चाहे पूछ ले, बीटी कपास चाहे पूछ ले, चाहे बीटी मतलब यहां पर वही कोई भी प्रजाति जैसे बीटी टमाटर पूछ ले, कोई दिक्कत ना, तो लिखेंगे बीटी कपास। कपास की एक ऐसी नस्ल होती है जिसे भैया जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी की सहायता से तैयार किया जाता है। इसमें बीटी जीवाणु को प्रवेश कराया जाता है। बीटी का मतलब है भैया कौन सा, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु का भी प्रवेश कराया जाता है इन पौधों में। और ये जो बीटी होता है यानी बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो जीवाणु होता है भैया, ये बीटी विष उत्पन्न करता है। बीटी क्या करता है, विष उत्पन्न कर देता है, ठीक। उसके बाद जब ये विष उत्पन्न होगा, कोई भी कीट इस कपास को जब खाएगा, यानी इसकी पत्तियों को खाएगा, फूल को खाएगा, तने को खाएगा, तो ये जो बीटी विष है भैया ये कीट के आहार नाल में चला जाएगा। आहार नाल में ये विष जाकर के आहार नाल को नष्ट कर देगा, आहार नाल फट जाएगा, जिसके कारण भैया ये जो कीड़ा है ना वो मर जाता है, ठीक है भैया, क्या हो जाता है, मर जाता है। तो समझ में आ गया कि बीटी कपास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। अब देखिए भैया अगर हम बात कर लें सक्रिय प्रतिरक्षा, अगर हम बात करें भैया तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें शरीर किसी बाहर के रोगाणु से हमारी रक्षा करता है, ठीक। इसमें शरीर क्या होता है, शरीर की जो कोशिकाएं स्वयं किसी रोगाणु से रक्षा करती हैं, ठीक है। हमारा जैसे शरीर ही क्या करता है, किसी
रोगाणु से रक्षा करता है हमारी, ठीक है, किसी रोगाणु से स्वयं रक्षा करता है सक्रिय में। जबकि अगर हम बात कर ले भैया निष्क्रिय में क्या होता है, तो निष्क्रिय में इसमें किसी किसी बात कर लें कि दूसरे जीव के, ठीक, किसी दूसरे जीव के शरीर में बने मतलब एंटीबॉडी को जब हमारे बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, ठीक, तब वो निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन नंबर जो 4 शुरू होगा ना रसगुल्लों, क्वेश्चन नंबर जो 4 ये लघु उत्तरीय पार्ट आपका 2 होगा, यानी लघु उत्तरीय सेकंड होगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए भैया लघु उत्तरीय जो 2 होगा, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब ये जो 4 है, 5 है और आगे 6 है, सब में बच्चों 4-4 क्वेश्चन होंगे। तो भैया यहां पर अगर हम देखें 4 क्वेश्चन, यहां पर देखें 4 क्वेश्चन, नीचे भी देखें 4 क्वेश्चन, तो 4 तिहाई कितने 12 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 नंबर वाला। अब यहां से हर क्वेश्चन 3 नंबर वाला होगा, इस तरह से 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4, 5 और 6 क्वेश्चन में ही होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। तो भैया क्वेश्चन है कि मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। भाई बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया आज के टाइम पे क्या है, मतलब भाई सबसे बड़ा है तो नशीले पदार्थ का सेवन, या फिर भाई अन्य भी जैसे भौतिक कारण में जैसे बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन भी कारण बन जाते हैं, और धूल मिट्टी, मतलब जैसे भाई ऐसी जगह की धूल जहां पर जैसे चिमनी वगैरह है, कांगरी है, जो भाई जम्मू कश्मीर में चलाई जाती है, तो उनमें निकलने वाला जो धुआं होता है उससे भी कैंसर का कारण हो जाता है। तो ये सब कारण में ही आते हैं। अब एलर्जी कह रहा है क्या होती है, जब एलर्जी क्या होता है, जब हमारा शरीर भाई किसी भौतिक कारक या रासायनिक कारक या अन्य किसी भी कारक के प्रति भाई क्या करता है, प्रतिकूल रिएक्ट करता है, यानी प्रतिकूल तरीके से हमारा शरीर व्यवहार करता है। जैसे शरीर में भाई खुजली होने लगे, ठीक है, लाल रंग के दाने निकलने लगे, या ऐसे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, तो वो एलर्जी होता है। सीधी सी बात, जब हमारा शरीर बाह्य कारकों के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया करता है तो इस प्रक्रिया को ही एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी के बहुत सारे कारण हैं भैया। एलर्जी किस कारण है, तो हमने बताया जैसे धूल धुआं मिट्टी के कारण भी हो सकता है, धूल है धुआं मिट्टी के कारण हो सकता है, या सौंदर्य प्रसाधन, किसी को भैया जैसे एलर्जी भाई बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से होती है, किसी को धूल धुआं मिट्टी से होती है, किसी को सौंदर्य प्रसाधन क्रीम पाउडर, ठीक है, इन सब से होती है, तो सौंदर्य प्रसाधन से होती है किसी को एलर्जी। तो भैया किसी को एलर्जी जैसे परफ्यूम वगैरह हो, मतलब ये सब इसी में आ जाएगा, सौंदर्य प्रसाधन में ही, ठीक है। तो किसी को अगर हम बात करें एलर्जी जैसे भाई तेल वगैरह से हो जाती है, ठीक है, जो सुगंधित तेल वगैरह, तो इनसे भी आज के टाइम में तो आदमी को आदमी से एलर्जी हो रही है। तो बहुत सारे ये एलर्जी के कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबसे जैसे भी किसी को सनलाइट से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, अब कहेंगे इससे किससे होता है, बहुत सारे लोग हैं भैया कि सूर्य के प्रकाश से एलर्जी होती है। तो ये सब एलर्जी के क्या हैं, कारण है, इसके कारण एलर्जी होती है। अगला कह रहा है बीओडी संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखना। देखिए हमने बताया था कि एक ऐसे ज्यादातर केसेस में भाई आपका लगभग हर एक सेट में एक क्वेश्चन इस तरह का फेंकेगा, ठीक है। तो यहां पर बीओडी का फुल फॉर्म पूछ लिया है और इसके बारे में बताना है। बीओडी का भैया क्या होता है, हमने बताया है कि बायो केमिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है भैया, ये बीओडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आई बात समझ में ये, और बीओडी क्या है हमने इसको वन शॉट में अच्छे से समझाया है, और इसके भाई बायोगैस वाला जो वीडियो है उसमें भी बताया है ना कि ये एक मतलब मात्रा होती है जिसमें भाई ऑक्सीजन की या फिर यूं कह लें जल की शुद्धता की माप की जाती है, ठीक है। अगला है उत्पादकता क्या है, तो भैया जो भी प्राथमिक उत्पादक हैं या पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा उत्पाद जो मतलब उनके द्वारा पदार्थों की उत्पादन की
जो दर होती है वही उत्पादकता कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य समझाइए, क्योंकि अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी होंगे। भ्रूणपोष क्या होता है भैया? तो ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये बीज के अंदर का खाने योग्य भाग होता है। जैसे मैं बताया ना कि काजू हो गया, बादाम हो गया, जैसे मूंगफली हो गया, यानी दलहन वाली ज़्यादा चीज़ें जो हम जैसे चने वगैरह हो गया हम भिगो कर खाते हैं, तो वो जो भाग होता है वही भ्रूणपोष होता है। ठीक, अगला है कि स्त्री जनन तंत्र का भाई आरेखीय नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, तो मादा जनन तंत्र का आपको फिगर बना देना है। ठीक, तो फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे बच्चों। हमने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक है इसको तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है। ठीक, देखिए भैया लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है। ऐसे भाई अगर हम बात करें तो जिनका संबंध लिंग गुणसूत्र से होता है वो लिंग सहलग्न लक्षण या लिंग सहलग्न वंशागत होते हैं, और ये लक्षण क्या होते हैं भैया? पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले होते हैं। और आगे कह रहा है हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाना है। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया एक ऐसा भाई मतलब ये एक्स सहलग्न रोग है। कैसा रोग है भैया? एक्स सहलग्न रोग है। एक्स सहलग्न रोग है। साधारण रूप से अगर हम देखें, जब किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो अगर भैया रक्त का थक्का ना बने तो मान लेते हैं कि भैया उसके हीमोफीलिया यानी हीमोफीलिया का शिकार है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर जनरली भाई किसी को भी चोट लगे तो रक्त का थक्का बन जाएगा। लेकिन भैया जो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति होते हैं इसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, या बनेगा भी तो बहुत टाइम 20 से 24 घंटे लग जाते हैं। तब तक तो शरीर का सारा खून वैसे ही निकल जाएगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसको ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्णांधता, ये भी भैया एक एक्स सहलग्न रोग ही है भैया। ठीक है, ये एक्स सहलग्न रोग ये भी है बच्चों, बस सुनना है इसीलिए हम पूरा बयां कर दे रहे हैं। तो वर्णांधता ये भी एक्स सहलग्न रोग है। ठीक, और वर्णांध जो व्यक्ति होते हैं इनमें कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे में अंतर नहीं बता पाते हैं। ठीक, यही कारण है, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो भैया इसका कारण यही है कि ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब जब लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएंगे तो भैया रेलवे ड्राइवर क्यों बनाया जाएगा? वही सीन होगा कि दोनों जवानी की मस्ती में चूर, न तेरा कुसूर न मेरा कुसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा? पता ही नहीं चलेगा सामने वाला लाल झंडी दिखा रहा है कि हरी झंडी दिखा रहा है, अंतर ही नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे केसेस में भैया एक्सीडेंट की संभावना, तो ऐसे व्यक्ति ना तो पेंटर बन पाते हैं, ना तो सिग्नल पर उस तरह कहीं हो पाते हैं, ना तो भाई रेलवे विभाग में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही चीज भाई हर जगह लाल और हरा का ही काम होता है। तो ये वर्णांधता होता है। ठीक है, अगला है भैया पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जिसको कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब पीसीआर भी अच्छे से समझाया है। ठीक है, पीसीआर क्या है भाई? 3 नंबर वाले में तो पूरा डिटेल्स में समझा दिया है, इसका पूरा प्रोसेस देख लेना इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना भैया, ये भी आपका वही 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही होगा। ठीक, 5, 6 मतलब 4, 5 और 6 में सब में 3-3 नंबर वाले ही क्वेश्चन होंगे। देखिए कह रहा मेंडल के प्रभाविता का नियम, भैया ये तो आ गया, दोबारा क्वेश्चन कहां से लिख दिया भाई इसको। चलिए हो गया। अगला है बहुजीनी वंशागत से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सही समझाना है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो भैया आनुवांशिक का मतलब आनुवांशिकता का आणविक आधार वाले चैप्टर में बताया है। ठीक है, अगला है कि आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हम भी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल्स में समझा देंगे। ठीक, अगला है भैया टाइफाइड व न्यूमोनिया रोगजनक कौन है? तो भैया टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी होता है। उसके बाद न्यूमोनिया में माइक्रोकोकस न्यूमोनी, माइक्रोकोकस न्यूमोनी ये होता है। ठीक है भैया,
ये जीवाणु, और इनके लक्षण भी लिख देना है कि टाइफाइड में क्या लक्षण होता है, न्यूमोनिया में क्या लक्षण होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से भैया आपके 4, 5 और 6 में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे बबुआ। अब क्वेश्चन नंबर भैया 7, यहां से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होगी। सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले होंगे। पहला क्वेश्चन, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, बोलते हैं कि MK सर ने पढ़ाया ही नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया। तो भैया देखिए, जाहिर सी बात है, हम चाहे दिन रात मेहनत करें, चाहे जितना मेहनत करें, चाहे आपके लिए भैया हम चाहे जो कर दें, लेकिन कुछ स्टूडेंट की आदत होती है जो 4 जगह मुंह मारते हैं, कहीं ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे चैनल पर ही पढ़िए, ठीक, लेकिन वो कई जगह पर मुंह मारते हैं, कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, फिर उसके बाद कमेंट करते हैं कि आपने जो पढ़ाया नहीं आया। बाकी के बच्चे क्या चूतियां हैं जो पूरा का पूरा करके आए हैं, हिंदी में पूरा का पूरा अदर सब्जेक्ट में करके आते हैं, भाई पूरा दिल और जान लगा देते हैं। हम उनमें से नहीं है बच्चों कि भाई पैसे के लिए बस हमारा कोर्स चले। बच्चों का इतना प्यार है कि भाई विगत ईयर में एक मतलब केवल एक दिन में ही अगर देखा जाए तो लाखों बच्चे देख लेते हैं। तो व्यूज के लिए ही नहीं मरते, हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। यही अगर भाई करते अगर यही दिमाग में होता कि बस पैसा ही कमाना है, तो भैया अब तक न जाने कितना हम पेड कोर्स स्टार्ट कर चुके होते। तो कभी आप लोग भी सोचिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा इधर उधर अटपटे आ जाते हैं, लेकिन चीजों को सब बताया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अब ये नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो भैया ये क्रोमोसोमी मतलब जो क्रोमोसोमी विकार के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें तीनों के बारे में डिटेल्स में लिख देना है। कौन सा है भैया कि डाउन सिंड्रोम, पहला डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब उसके बाद दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, क्या है टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में लिख देना है। तीसरा है भैया आपका, तीसरा क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसके बारे में लिख देना है पूरा डिटेल्स में। ये एक आधी सूत्रता, इसमें 2n+1 गुणसूत्र की संख्या हो जाती है और 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, बताए थे। डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 हो जाता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, अर्थात इसमें 47 हो जाता है, इसमें 45 हो जाता है 46 के बजाय। और ये होता है इसमें एक x गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो इसमें भी गुणसूत्र 47 हो जाता है या 48 भी हो जाता है, और x गुणसूत्र ही बढ़ता है। इसी कारण इसमें क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर भी लड़कियों वाले लक्षण आ जाते हैं, जैसे स्तन का विकास हो जाता है, शरीर पे बाल नहीं उगता है, शरीर में एकदम चिकना मतलब तैली हो जाता है, इस तरह से यानी लड़कियों वाले लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो भैया चीजों को समझा करो, हमारी बातों का बुरा मत मानना बच्चों। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनके लिए चाहे जितना करो, लेकिन तब भी यही बोलेंगे, टीचर पर ही दोष निकालते हैं कि आपने पढ़ाया और आया नहीं। तो भैया मेहनत तो करो। सोचते हो आप साल भर मस्ती कर ले, 2 वीडियो में सोचते हो पूरा पूरा मिल जाए, तो भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर जी वीडियो बना दे, बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं। अरे बिना पढ़े कौन पास होगा, मिस्टर इंडिया है भैया। आप क्या है मिस्टर इंडिया हो गए हो कि गायब होकर कहीं से कुछ भी कर दो? कुछ भी नहीं हो सकता है। ये फालतू का आपको चूतिया जो बनाते हैं कि बिना पढ़े 90% लाओ, और उनका बाप भी नहीं ला सकता। भाई हम गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि चूतिया बनाना छोड़ दो बच्चों को। कौन ला सकता है भाई बिना पढ़े 90%? एक दिन पढ़ करके 95% कौन लाएगा? नहीं आ सकता। ये साल भर की मेहनत होती है तभी इसका परिणाम मिलता है, ठीक है ना। बिना पढ़े कोई 90, बहुत सारे बच्चे बोले सर इस पे वीडियो बना दो कि बिना पढ़े कैसे पास हो जाए। अरे क्या बना दें, क्यों फालतू का हम चूतिया बनाएं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि बिना पढ़े आप ये कर लो? चलो ठीक है, बिना खाना खाए भाई थाली दूर रख दो, कह दो बिना उठाए मुंह में आ जाए, पॉसिबल है? तो नहीं है ना भाई। उसको आप भाई सोच रहे हो फोन में देखो अच्छा अच्छा पकवान, थाली में देखो, नहीं, जब तक नहीं खाओगे खुद से उठाकर नहीं पेट भरेगा। वही आपको इसमें करना है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अथवा में देखिए, अब इसमें फायदा यह है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में बच्चों इसमें अथवा अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कर देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा ना भैया, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा
इसमें भी अथवा अथवा करके आएगा, जैसे यहां कि डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कर देना है। ठीक है, मतलब प्रतिकृतिकरण का इसका वर्णन करना है। अथवा में दिया है जनसंख्या विस्फोट तथा इसके नियंत्रण पर निबंध लिख देना है। और 9वें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि भैया जीवमंडल आरक्षियों एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक विवरण लिखना है, यानी जो जीव हैं उनका संरक्षण कैसे करना है। तो स्वास्थानीय संरक्षण है, वही स्थानीय संरक्षण है, ये हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन में करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी तो भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये हम टिप्पणी करवाए हैं। अथवा में दिया है कि मासिक चक्र क्या होता है। ठीक है, 2 नंबर वाले में देखिए करवाए हैं मासिक चक्र क्या है, और कह रहा है कि इस दौरान हार्मोन्स की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से किए गए हैं। ठीक है, तो आपको इनके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है बच्चों, ताकि बायोलॉजी में भी हिंदी की तरह फोड़ कर आओ। आई बात समझ में? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कैसे रहने वाला है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।